नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी के द्वारा आयोजित एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए सामान्य अध्ययन पेपर का दूसरा प्रैक्टिस सेट आज देखेंगे। इसके पहले पहला प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से देख सकते हैं। साथ में एलटी ग्रेड का प्रीवियस ईयर जीएस का पेपर भी आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों अनअकैडमी पे अभी यूपीपीएससी और यूपीपीएससी एग्जाम के लिए जो है मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है। यानी आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन आपको दिया जा रहा है। और यदि आप जो है 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 1 मंथ का जो है फ्री में आपको सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। तो ये ऑफर अभी सीमित समय के लिए यानी कि 7 और 8 दिसंबर तक ही जो है वैलिड रहेगा। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, वहाँ से जाकर जो है चेक कर सकते हैं। यदि आप यूपीपीएससी और यूपीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ के आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए हमारा रेफरल कोड यदि आप यूज करेंगे एग्जाम लर्नर तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी आपको डिटेल दे दिया गया है। पहला प्रश्न है कि अलीपुर सेंट्रल जेल स्थित है। 4 ऑप्शन है, इसमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। कोलकाता में है अलीपुर सेंट्रल जेल और इसकी स्थापना वर्ष 1910 में की गई थी और ब्रिटिश राज के समय यहाँ पर राजनीतिक बंदियों को रखा जाता था। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन किस वर्ष में किया गया था। तो 1957 में किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और जो है केरल में जो है भारत में पहली जो है गैर कांग्रेसी सरकार का भी गठन किया गया था। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला है महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, दूसरा है पूना समझौता, तीसरा है सांप्रदायिक निर्णय, चौथा है गांधी इरविन समझौता। तो आपको कालक्रम के अनुसार इसे व्यवस्थित करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा यहाँ पे। तो सबसे पहला जो दिया गया है महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, ये 12 मार्च से शुरू हुआ था। 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक दांडी यात्रा चला था। उसके बाद पूना समझौता, तो ये 24 सितंबर 1932 को हुआ था पूना समझौता। तीसरा है सांप्रदायिक निर्णय, तो यह 16 अगस्त 1932 को हुआ था सांप्रदायिक निर्णय। और लास्ट में है गांधी इरविन समझौता, तो यह 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो यदि क्रम से देखा जाए तो 1 4 3 2 यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 1 4 3 2 सही होगा। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित में किसने रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था। तो कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और गांधी जी का मानना था कि भारत के जो है स्वतंत्रता संघर्ष के पीछे रविन्द्रनाथ टैगोर नैतिक बल प्रदान करते थे, तो उन्होंने ही महान प्रहरी कहा था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। पांचवा प्रश्न है भारतवर्ष के पश्चिम तटीय निम्नांकित शहरों पर विचार कीजिए। पहला है जंजीरा, दूसरा है कन्नूर, तीसरा है नागरकोइल और चौथा है सिंधुदुर्ग। तो उत्तर से दक्षिण इन नगरों का सही क्रम क्या होगा। तो सबसे उत्तर में है जंजीरा जो कि महाराष्ट्र के रायगढ़ में है। उसके बाद सिंधुदुर्ग, ये आपका महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में है। कन्नूर एक केरल के कन्नूर जिले में है। और नागरकोइल ये तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले में है। तो उत्तर से दक्षिण पूछा गया है, तो यानी कि जंजीरा हो जाएगा सबसे पहले 1, उसके बाद सिंधुदुर्ग होगा 4, उसके बाद आपका कन्नूर होगा 2, लास्ट में होगा नागरकोइल जो कि तमिलनाडु में है। तो उत्तर से दक्षिण ये क्रम सही हो जाएगा, यानी कि 1 4 2 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे। छठवां प्रश्न है भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं। तो तट रेखा यानी कि समुद्री तट से लगे हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कुल 9 राज्य हैं जो कि समुद्र तट से लगे हैं और इसमें 4 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। और 7वां प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं। तो पहला है पंजाब, दूसरा राजस्थान, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है झारखंड।
तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती पूछा गया है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राजस्थान है, छत्तीसगढ़ भी है और झारखंड भी है। पंजाब ये उत्तर प्रदेश से नहीं सीमा साझा करता है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? 2, 3, 4 यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से कुल 9 राज्य सीमा साझा करते हैं, जिनमें एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली भी है। वो राज्य कौन कौन से हैं? तो हिमाचल प्रदेश साझा करता है, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड और एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। पंजाब सीमा साझा नहीं करता है। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? एस्चुरी यानी कि ज्वार नदमुख जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही होगा, महानदी। नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, मांडवी, ये सभी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। ये जो है एस्चुरी का निर्माण करती हैं, यानी कि ज्वारनदमुख का निर्माण करती हैं। महानदी ये डेल्टा का निर्माण करती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका की बृहत झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसका सही आंसर जो है सी ऑप्शन, ओंटारियो है, ईरी, ह्यूरन, मिशिगन और सुपीरियर झील है। 10वां प्रश्न है, फिजी द्वीप अवस्थित है? तो फिजी है ये प्रशांत महासागर में, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। फिजी ये दक्षिणी प्रशांत महासागर का एक द्वीपीय राष्ट्र है और यह प्रशांत महासागर में है। 11वां प्रश्न है, थारपारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है? तो पाई जाती है राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में, बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। थारपारकर ये प्रजाति राजस्थान के पश्चिमी सीमावर्ती जिलों जैसे जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। और प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादकता की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान का जैसलमेर जिला वह पहले स्थान पर है। इसके अतिरिक्त यह गुजरात के कच्छ क्षेत्र में भी पाई जाने वाली प्रजाति है थारपारकर। तो गुजरात तो है नहीं, आपका ऑप्शन में बी सही हो जाएगा, राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र। 12वां प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। पहला है लोबिया, दूसरा है मूंग, तीसरा है अरहर। तो उपर्युक्त में से कौन सा दलहन चारा और हरी खाद के रूप में प्रयोग होता है? तो इसमें आपका लोबिया का भी होता है, मूंग का भी, अरहर का। तो डी विकल्प से हो जाएगा, 1, 2, 3 सभी। लोबिया हो गया, मूंग और अरहर, इन तीनों फसलों का प्रयोग खाद, चारा एवं दलहन के रूप में होता है। और 1 हेक्टेयर भूमि में अरहर की हरी खाद का प्रयोग करने से करीब 40 किलोग्राम जो है नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, तीनों ही सही हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो कॉफ़ी बोर्ड कहाँ पे है? बेंगलुरु कर्नाटक में है। तो ए का हो जाएगा पहला। रबर बोर्ड ये कोट्टायम में है, बी का हो जाएगा तीसरा। चाय बोर्ड कोलकाता में है, सी का हो जाएगा चौथा। और तंबाकू बोर्ड ये गुंटूर में है, डी का हो जाएगा दूसरा। 1, 3, 4, 2। तो 1, 3, 4, 2 आप देख सकते हैं, बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उलट जाता है? तो तालाब में उलट जाता है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीव भार के रेखा चित्रीय निरूपण को हम जीव भार का पिरामिड कहते हैं। और स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में जीव भार का पिरामिड सीधा होता है, जबकि जलीय पारिस्थितिक तंत्र जैसे कि तालाब हो गया, इसमें जीव भार का पिरामिड उलट जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। पूछा गया है कि जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उलट जाता है, तो जलीय पारितंत्र, इसमें ऑप्शन में केवल तालाब है, तो बी ऑप्शन सही होगा। 15वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? तो फूड चेन इसमें से आपको बताना है कि कौन सा बना रहा है। तो बी ऑप्शन आप देख सकते हैं, घास, बकरा और आदमी, ये फूड चेन यानी कि खाद्य श्रृंखला का निर्माण कर रहे हैं। और आपको पता होगा कि हरे पौधे जो होते हैं ये उत्पादक की श्रेणी में आते हैं, और इसमें बकरा जो है ये प्राथमिक उपभोक्ता है, उसके बाद आदमी द्वितीयक उपभोक्ता। तो ये खाद्य श्रृंखला का एक निर्माण हो रहा है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, जैव विविधता निम्नलिखित माध्यम या माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। पहला है मृदा निर्माण, दूसरा है मृदा अपरदन की रोकथाम,
तीसरा अपशिष्ट का पुनः चक्रण और चौथा है सस्य परागण। तो निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, चारों ही सही है, 1 2 3 4। जैव विविधता, मृदा निर्माण हो गया, मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनः चक्रण और सस्य परागण द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। तो चारों ही सही है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है? तो इसमें सही जो ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, गुजरात। ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत में आर्द्र भूमियों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य गुजरात है और आंध्र प्रदेश का इसमें दूसरा स्थान है। कितने आर्द्र भूमि हैं वर्तमान में? तो 46 हैं भारत में। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? तो कृषि, डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। रक्षा हो गया, वैदेशिक मामले और रेलवे, ये भारतीय संविधान के तहत संघ सूची के विषय हैं, जबकि कृषि यह राज्य सूची का विषय है। 19वां प्रश्न है, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित है? तो पहला दिया गया, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। दूसरा है, जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। तीसरा है, राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें पहला और दूसरा सही है, तीसरा सही नहीं है, तो ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अनुच्छेद 75(5) में दिया गया है कि मंत्री बिना संसद सदस्य बने 6 माह से अधिक अपने पद पर नहीं रहेगा। अर्थात मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं और मंत्रिपरिषद ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो आपका दूसरा कथन भी सही हो जाएगा। और लोकसभा संसद का भाग है, राज्य का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, जबकि मंत्रिमंडल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। तो यहाँ पे तीसरा गलत हो जाएगा, पहला दूसरा सही है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। दूसरा है, राष्ट्रीय पंचांग को जनवरी 26, 1950 से अपनाया गया है। तो नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे दोनों ही जो है गलत है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2। ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग, जिसका पहला महीना चैत्र होता है और सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है, और 22 मार्च 1957 को यह अपनाया गया था। चैत्र का पहला दिन सामान्यतः 22 मार्च को और अधिवर्ष यानी कि लीप ईयर जिसे कहते हैं वह 21 मार्च को पड़ता है। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2, कोई भी सही नहीं है। 21वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ दिया गया संविधान के अनुच्छेद, दूसरी तरफ संबंधित विषय दिया गया है। तो अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? ग्राम पंचायतों के गठन से, आप सबको पता होगा। ये क्या हो जाएगा? पहला। अनुच्छेद 41 किससे संबंधित है? तो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार से ये संबंधित है। तो यहाँ पे बी का हो जाएगा दूसरा। फिर है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 है नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, तो सी का हो जाएगा तीसरा। और अनुच्छेद 48 दिया गया कृषि एवं पशुपालन के गठन से संबंधित है, डी का चौथा हो जाएगा। यानी कि ये मिलान में है, 1 2 3 4 ऑलरेडी सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। 22वां प्रश्न, अधोलिखित में से कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है? तो ऑक्सो कार्बन्स, सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑक्सो कार्बन ये कार्बन का अपर रूप नहीं है। ऑक्सो कार्बन एक अकार्बनिक यौगिक है जो केवल कार्बन और ऑक्सीजन से युक्त होता है। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? तो यह है सोडियम, बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। सोडियम का अपेक्षिक घनत्व होता है 0.97 और जल से हल्का होने के कारण यह जल पर तैरने लगता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है? तो है लाल फास्फोरस, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। दिया सलाई यानी कि माचिस बनाने में लाल फास्फोरस और फास्फोरस ट्राइसल्फाइड का उपयोग होता है। 25वां प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस की बॉडी लगभग 40 वर्ष पूर्व बनाई गई थी, उस समय यह किसका बना था? तो उस समय लकड़ी का बनाया गया था, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और पहली बार जो है
1968 में माउस को दुनिया के सामने पेश किया गया था। और पहली बार जब दुनिया ने इस जो है मानव निर्मित माउस को देखा था तो वह एक बड़ा बिडौल सा लकड़ी का डिब्बा था। उसमें सिर्फ एक बटन था और उसकी मदद से कंप्यूटर से जुड़ी तमाम अहम चीज़ें बड़ी आसानी से एक ही जगह से नियंत्रित हो सकती थीं। तो सबसे पहले लकड़ी का बना था, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मिलान करना है यहाँ पे और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ताले के लिए प्रसिद्ध है ये। तो यहाँ पे ए का हो जाएगा दूसरा। और फिरोजाबाद किसके लिए है? चूड़ियों के लिए, बी का हो जाएगा चौथा। और मुरादाबाद, तो मुरादाबाद पीतल के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। टांडा ये विद्युत करघा के लिए प्रसिद्ध है। तो बी का हो गया चौथा। सी का हो जाएगा यहाँ पे, सी का तीसरा होगा और डी का हो जाएगा पहला। 2 4 3 1, 2 4 3 1 आप देखते हैं बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहाँ पे कथन दिया गया कन्नौज इत्र का शहर है। कारण आ रहा है कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा कि ए तो सही है लेकिन आर जो है गलत है। कन्नौज को इत्र का शहर कहा जाता है, आप सबको पता होगा। और यहाँ इत्र का अत्यधिक उत्पादन भी किया जाता है और यहाँ से इत्र विदेशों को भी निर्यात किया जाता है। तो कथन ये जो है आपका सही है। वहीं कारण आर जो दिया गया कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है, सही नहीं है। हालांकि इस शहर की बड़ी जनसंख्या जो है इस उद्योग में लगी हुई है, लेकिन यहाँ पे दिया गया कि कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है, जो कि गलत है। तो ये सही है और आर गलत है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है 23 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार द्वारा किसी व्यक्तिगत श्रेणी में आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा सी ऑप्शन, डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को। और अगला जो प्रश्न है 15 जनवरी 2021 को किसने देश की पहली स्वदेश विकसित ड्राइवलेस मेट्रो कार का अनावरण किया है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन से होगा राजनाथ सिंह ने। 15 जनवरी 2021 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की पहली स्वदेश विकसित ड्राइवरलेस मेट्रो कार का अनावरण किया। और स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित इस कार का निर्माण BEML लिमिटेड द्वारा बेंगलुरु द्वारा किया जा रहा है। और इसका निर्माण जो है मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के लिए किया जा रहा है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है 15 से 17 जनवरी 2021 के मध्य बिहार में प्रथम राज्य पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन किस अभयारण्य में किया गया है? तो किया गया है नागी नकटी पक्षी अभयारण्य, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि नागी नकटी पक्षी अभयारण्य ये किस राज्य में है? तो बिहार में है, ये याद रखिएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका LT ग्रेड्स के लिए सामान्य अध्ययन पेपर का दूसरा प्रैक्टिस सेट। पहला प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया, जो लोग नहीं देखें चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों यदि आप अनअकैडमी पे UPPSC या UPSSC एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप से जुड़ के आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाकर के अनअकैडमी का जो है लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे। उसके बाद आप अपने गोल को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि आपको कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन करना है। फिर आप जो है उससे रिलेटेड वीडियो आपके सामने जो है दिखने लगेगा। फिर आप सब्सक्रिप्शन लेने के बाद जो है आप वीडियो को देख सकते हैं। अनअकैडमी ज्वाइन करने के एडवांटेज आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर है UPPSC प्रीलिम्स GS पेपर फर्स्ट का जो है टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक इसका दे दिया गया है। उसके बाद है विजयी भव UPPSC PCS मेंस का टेस्ट सीरीज कराया जा रहा है, आप देख सकते हैं शेड्यूल इसका। फिर है करेंट टाइम्स, जो कि एवरी मंडे टू फ्राइडे जो है करंट अफेयर्स जो है आपको कराया जाता है 20 क्वेश्चन 20 मिनट के लिए। उसके बाद बैच कोर्सेज जो अभी अवेलेबल हैं UPPSC मेंस ऑप्शनल जो है स्टार्ट हो गया है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इसका। फिर है UPPSC PCS मेंस के जो बैचेज हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे।
फिर आपका मेंस जीएस पेपर 3 के लिए भी जो है बैच शुरू कर दिया गया है। और यूपीपीएससी का आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, चाहे लोअर पीसीएस, आरओ, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल सी, पेट एग्जाम, लेखपाल, बीईओ या फिर ऑप्शनल कोर्स का जो सभी आपको जो है बैच यहाँ पे अनअकैडमी पे मिल जाएगा। तो ज्वाइन करने के लिए हमारा रेफरल कोड एग्जाम लर्नर जरूर यूज कीजिएगा, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल सी सब्सक्रिप्शन फीस आप देख सकते हैं यहाँ पे, और यदि हमारा रेफरल कोड आप यूज करेंगे एग्जाम लर्नर तो एडिशनल आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा।